गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस पढ़ा था। अब हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस या हम कहें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस हम सेरोलॉजी में पढ़ेंगे। सेरोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड सेरम। सेरम के अंदर जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो एंटीबॉडीज इन्फेक्शन के अगेंस्ट बनते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है जो कि एंटीजन होता है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनते हैं। तो ये जो सेरोलॉजी है, दिस इज द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन इन विट्रो, जो कि हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं और डिजीज को डायग्नोस करते हैं। तो फर्स्ट जो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन में वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एंटीबॉडीज और एंटीजन मिक्स होते हैं। तो एंटीजन व्हेन मिक्स्ड विद सॉल्युबल एंटीजन इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? मैंने जैसे आपको बताया था कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्ट करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और सेकेंड फेज में वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि फिर विजिबल होता है। तो जब एंटीजन और एंटी मतलब स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हम मिक्स करते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब में कि और वो सॉल्युबल एंटीजन होना चाहिए और बराबर मात्रा में होना चाहिए, तो एक इनसॉल्युबल लैटिस और इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इस डायग्राम में ये देखिए, दिस इज अ इम्यून कॉम्प्लेक्स और ये विजिबल होता है प्रेसिपिटेट फॉर्म में, जो कि हम आगे देखेंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब भी स्टार्ट होता है तो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होना चाहिए। द रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट ए सुटेबल टेम्परेचर पीएच, क्योंकि सुटेबल टेम्परेचर पीएच पे ही एंटीजन एंटीबॉडी का जो है इंटरेक्शन होता है। अब हम टेस्ट सैंपल लेते हैं। इसमें हमने जो है एंटीजन, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर के जो है दीज आर एंटीजन। हम हर जैसे जैसे हम सेकेंड सैंपल थर्ड सैंपल हमने एंटीजन की अमाउंट इंक्रीज कर दी है और एंटीबॉडी की जो है वो हम पहले एंटीजन डालते हैं तीनों सैंपल में। पहले हम कम डालते हैं, फिर थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर सबसे और ज्यादा बढ़ा देते हैं, फिर इसमें हम एंटीबॉडी डालते हैं जो कि कांस्टेंट अमाउंट की एंटीबॉडी है। तो इसमें हम फर्स्ट सैंपल में देखते हैं कि एंटीबॉडीज एक्सिस में ये एंटीबॉडी है, दीज आर इन एक्सिस, तो नो क्रॉस लिंकेजेस, सिर्फ ये दो में ही जो है एंटीजन एंटीबॉडी अटैच होते हैं, बाकी फ्री रहते हैं। तो इसमें कोई लेटिस फॉर्मेशन नहीं होता है। टेस्ट सैंपल 2 हमने एंटीजन बढ़ाया था, एंटीजन और एंटीबॉडी आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसमें बराबर मात्रा में, मतलब 6-7 थे और 6-7 ही एंटीबॉडीज हमने डाले, 7 ही डाले एंटीबॉडी। तो इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है और लेटिस फॉर्मेशन बनता है और हमें इनविजिबल जो है इनसॉल्युबल विजिबल प्रेसिपिटेट दिखाई देता है। टेस्ट सैंपल 3 में एंटीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं तो इसमें क्रॉस लिंकेज नहीं बनता और फ्री जो है इसमें बहुत सारे एंटीजन रहते हैं और नो लेटिस फॉर्मेशन एंड नो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ये बताया था मैंने कि इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। कंडीशंस बताई थी। तो जब
एक्सेस ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, तो एक्सेस ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं तो उसमें प्रेसिपिटेशन नहीं बनता, जो कि अभी मैंने आपको इसमें सैंपल्स में दिखाया था। फिर इसमें जब बराबर मात्रा में होता है इक्विवेलेंस जोन में, तो मैक्सिमम प्रेसिपिटेट बनता है इसमें। Precipitation occurs due to presence of optimal ratio of antibodies and antigen and forming insoluble immune complex that is called precipitin, or reaction is precipitation reaction. पोस्ट जोन में हमने जो है क्या थे, एंटीजन एक्सेस में थे, तो इसमें जो है नो फॉर्मिंग सॉल्युबल इम्यून कॉम्प्लेक्स। एक्सेस में तो इसमें भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता, क्योंकि प्रॉपर इसमें जो है इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, इसमें बहुत सारे जो है एंटीजन फ्री रहते हैं। तो this is about the precipitation reaction. Now comes to the next antigen antibody interaction. इसके अंदर जैसे उसमें तो मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी सॉल्यूशन में एंटीजन सॉल्युबल होना चाहिए। एंटीबॉडीज व्हेन मिक्स्ड विद सॉल्युबल एंटीजन होना चाहिए। और एग्लूटिनेशन में पर्टिकुलेट होता है, मतलब कि एंटीजन जो है सॉलिड फॉर्म में, पर्टिकुलेट फॉर्म में होता है। जैसे बैक्टीरियल सेल है तो होल बैक्टीरियल सेल, और इसमें फिर हमने एंटीबॉडीज डाली, तो एंटीबॉडीज तो विजिबल क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन दिखाई दिया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एग्लूटिनेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है कि इसमें एंटीबॉडी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल एंटीजन होता है, और इसमें जो है पर्टिकुलेट एंटीजन होता है। एग्लूटिनेशन क्या होता है? इट इज एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विच antibody cross-link particulate antigen resulting in visible clumping of particles. तो इसमें जब वो एंटीबॉडी जो है क्रॉस लिंक बनाता है एंटीजन के साथ, तो उसमें इस तरीके से ऐसे क्लम्पिंग दिखाई देती है, और ये कहलाती है एग्लूटिनेशन। जैसा कि इसमें जो है एग्लूटिनेशन जो होता है दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। Agglutination is an antigen-antibody reaction in which antibodies cross-link particulate antigens, resulting in the visible clumping of particle, and this is called agglutination. जैसे इसमें देखो आप, इसमें एग्लूटिनेशन दो तरीके का होता है, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव एग्लूटिनेशन में हमने बैक्टीरियल सस्पेंशन लिया है ना, उस बैक्टीरियल सस्पेंशन में हमने एंटी सेरम ऐड किया, तो उसमें हम देखते हैं कि क्लम्पिंग एंड क्लियरिंग ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए सेल जो है छोटे छोटे उस रूप में बिखर गए है ना, और क्लम्प्स बना दिए, और ये कहलाते हैं क्लम्पिंग एग्लूटिनेशन पॉजिटिव रिजल्ट। और ये एग्लूटिनेशन हम ब्लड ग्रुपिंग है, क्रॉस मैचिंग है, वेडाल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर है, ब्रुसिला एग्लूटिनेशन टेस्ट है ब्रुसिलोसिस के, और वेल फेलिक्स टेस्ट फॉर रिक्टोसिस। ये अलग अलग डिजीज में अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज बनते हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके के एंटीजन लिए जाते हैं। अब मैंने आपको अभी पहले ही बोल रही थी कि इसमें एग्लूटिनेशन जो है दो तरह का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। अभी मैंने पिछले ऊपर मैंने अभी बताया ही था, पैसिव एक्टिव बताया था। तो इसमें इसका एक्टिव और पैसिव का आधार क्या होता है क्लासिफिकेशन का? वो आधार होता है एंटीजेंस और एपिटोप आर प्रेजेंट नेचुरली ऑन द टारगेट सेल। जो टारगेट एंटीबॉडी है उसके अंदर जो है एपिटॉप्स जो होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट नेचुरली ऑन द टारगेट सेल, कि डायरेक्ट
मतलब एक्टिव मीन्स। Now comes to the passive agglutination. The epitope of interest does not occur naturally on the cell or particles to be agglutinated. मतलब कि जिस सॉल्यूशन को हमें एग्लूटिनेशन करके देखना है उसके लिए ये जरूरी है कि एपिटॉप ऑफ इंटरेस्ट डजंट अकर नेचुरली, वो नेचुरली नहीं पाया जाया हो और ऑन द पार्टिकल्स और सेल टू बी एग्लूटिनाइज, तभी जो है इसमें पार्टिकल एग्लूटिनाइज्ड होंगे। Epitope or soluble antigen are chemically fixed to carrier particles. और इसमें जो है एग्जाम्पल जो कैरियर पार्टिकल ले रहे हैं उसमें एग्जाम्पल लैटिस, पॉलीस्टीरीन और बेलनोनाइट, ये कैरियर पार्टिकल्स हम लेते हैं। अब पैसिव एक्टिव में मैंने बोला था एक्टिव, ये तो पैसिव में जो है वो नेचुरली अटैच नहीं होता, उसे फिर कुछ चाहिए होता था। क्या चाहिए होता था? कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए होता है। किसको? एंटीबॉडी को। और तब फिर वो जो है अटैच होता है एंटीजन के। अब पैसिव एग्लूटिनेशन, द एपिट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट अकर नेचुरली। इसमें एक्टिव में नेचुरली प्रेजेंट होता है, जो भी एंटीजन अपने सरफेस में, किचन में, कहीं भी होता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनते हैं। Epit of interest does not occur naturally on the cells or particle to be agglutinized. मतलब ये कह रहे हैं इसमें कि जो एपिटॉप पे अटैच होनी है एंटीबॉडी, वो एपिटॉप जो है वो एग्लूटिनाइज्ड जो है वो तभी होगा जब इसमें एपिटॉप of interest does not occur naturally on the cell and particles to be agglutinized. Epitope or soluble antigen are chemically fixed to carrier molecule. Epitope और soluble antigen जो है वो केमिकली कैरियर पार्टिकल के फिक्स होता है, और ये कैरियर पार्टिकल लेटेक्स भी होता है, पॉलीस्टीरीन भी हो सकता है। पैसिव एग्लूटिनेशन में हमने एक कैरियर पार्टिकल लिया है और ये एंटीजन है। ये एंटीजन और कैरियर पार्टिकल जो है एंटीबॉडी से अटैच होते हैं जब हम उसको उसमें डालते हैं जिसमें कि एंटीजन सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसमें जो है एंटीबॉडीज और एंटीजन ये इक्वल अमाउंट में या अप्रोक्सीमेटली इक्वल में मैंने जो है डाला है। तो पैसिव में एक कैरियर मॉलिक्यूल होता है, वो कैरियर मॉलिक्यूल हम जो है साथ लेके चलते हैं। और इन मतलब कि जब हम साथ मतलब हम इसको कैरियर मॉलिक्यूल को और सॉल्युबल, दिस इज कैरियर मॉलिक्यूल और सॉल्युबल एंटीजन, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। मतलब इसमें एंटीजन एंटीबॉडी सॉरी कैरियर विद एंटीजन ये बना। फिर उसके बाद हम जो है इसमें ये डालते हैं, एंटीबॉडीज डालते हैं, और ये एंटीबॉडीज जो है स्पेसिफिकली इस एंटीजन के एपिटॉप से अटैच होती है। इसमें सब जगह जो है ये एंटीजन एपिटॉप जो है सॉरी एंटीबॉडीज जो है इसमें एक एक स्ट्रक्चर बनाती है क्लम्प, और ये इतना बड़ा होता है कि हमें आराम से उसमें क्लम्पिंग दिखाई देती है। जैसे इसमें देखिए कि इसमें हमने बैक्टीरियल सस्पेंशन लिया और एंटी सेरम ऐड किया, उस एंटी सेरम में सस्पेंशन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनते हैं,
और वो फिर सारे सेल को मतलब इसके सारे सेल्स को तोड़ देती है और ये क्लम्पिंग और क्लियरिंग ऑफ सस्पेंशन के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। पैसिव में कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है और एक्टिव में कोई कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती। एंटीजन और एंटीबॉडी ही रिएक्ट करके और क्लम्पिंग करते हैं, क्लम्पिंग दिखाई देती है। तो पैसिव में कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए, सॉल्युबल एंटीजन, और फिर इसमें पैसिव एग्लूटिनेशन में ये एंटीबॉडीज डाली और इस एंटीबॉडीज ने एक जो है स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर बड़ा बनाया और ये कहलाता है क्लम्प्स, और इस प्रोसेस को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है सेरोलॉजिकल रिएक्शन पढ़ेंगे।